यूसीडी के साथ बदलते भारत की शान। सुनो। हाँ, अभी गाड़ी बुलाता हूँ। हेलो ममता, वहाँ एड्रेस और गाड़ी भेज दो। क्या कर रही हो तुम? अब तक तैयार नहीं हुई? तैयार तो हूँ मैं माँ बनने के लिए, और फिर से तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए भी। डॉक्टर, पिछली बार आप वो प्रसव पश्चात का बोल रहे थे। प्रसव पश्चात आईयूसीडी यानी PPIUCD डिलीवरी के तुरंत बाद अपनाने से आप बच्चों के बीच 3 साल का अंतर रख सकते हैं। सुरक्षित और भरोसेमंद। इससे आपको मिले बच्चे और पति को प्यार करने की पूरी आजादी। प्रसव पश्चात आईयूसीडी अपनाओ और दोनों रिश्ते निभाओ। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजुल सिंह। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम, जिसके माध्यम से हम आप तक कृषि जगत से संबंधित तमाम नई नई जानकारियां पहुंचाते हैं, ताकि हमारे किसान उन जानकारियों का उचित इस्तेमाल कर सकें और अपनी आय में वृद्धि कर सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। आज का कृषि दर्शन आत्मनिर्भर भारत अभियान विशेष है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। हमेशा की तरह शुरुआत होगी विज्ञान और किसान से, उसके बाद बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की और अंत में दिखाएंगे फार्मिंग इंडिया। सबसे पहले बात विज्ञान और किसान की। आज का कृषि दर्शन आत्मनिर्भर भारत अभियान विशेष है। इस अभियान का आह्वान श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर हो, सक्षम हो, और खास तौर पर कृषि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आइए देखते हैं इस अभियान के तहत किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। विश्वव्यापी कोरोना महामारी की वजह से देश ही नहीं पूरा विश्व प्रभावित है। और अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में लगभग सभी क्षेत्र इससे प्रभावित है। इसी को देखते हुए वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ पैकेज का अनाउंसमेंट किया, और 20 लाख करोड़ पैकेज में से 1 लाख करोड़ सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया गया। अब एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो 1 लाख करोड़ रुपया की पैकेज दिया गया, इससे कितना फ़ायदा हुआ, इस सेक्टर को कितना उन्नयन हुआ, इसी से रिलेटेड बात करने के लिए मेरे साथ अश्वनी कुमार सिंह जी हैं, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अगर हम इस पैकेज की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर 1 लाख करोड़ रुपया, सर इसको सीड्स की अगर हम बात करते हैं, मैकेनाइजेशन की हम बात करते हैं, सर इसमें कितना फ़ायदा हुआ? देखिए, जहाँ तक बीज का संबंध है, बीज एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है इनपुट है, जिससे कि जो देश की जो प्रोडक्टिविटी है फसल की, वो काफ़ी हद तक बढ़ाई जा सकती है। हमारा ये संकल्प है कि हम किसानों को उच्च कोटि का बीज प्रदान करें। इस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ का फंड को हम इस्तेमाल कर रहे हैं हर ज़िले में एक सीड टेस्टिंग लैब बनाने के लिए। ये लैब 583 लैब बनेंगी पूरे भारतवर्ष में, जिससे कि कोई भी किसान अपने किसी भी बीज को जो है टेस्ट करा के ये पता कर सकता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। किसान 40% बीज अपना स्वयं रखा हुआ बीज इस्तेमाल करता है, उस बीज की भी महत्ता को पहचान सकता है टेस्ट करा के कि वो बोने के लायक उसका है या नहीं है। तथा
जो कंपनियां बीज बेच रही हैं उनकी वो भी गुणवत्ता को वो जांच करके पता कर सकता है कि वो कंपनियां उसको सही बीज दे पा रही हैं या नहीं दे पा रही हैं। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा योगदान है कि जिससे कि किसान को हो। दूसरा बड़ा योगदान जो है सीड स्टोरेज का है। अगर हर ज़िले में प्रॉपर सीड का स्टोरेज होगा तो किसान को फसल की बोने के से 2-3 महीने पहले से वहाँ पे बीज की उपलब्धता होगी, जिससे किसान को सस्ते दर वाला सरकारी बीज उपलब्ध होगा और किसान उसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की शंकाएं पहले आई हुई हैं कि जो बीज है वो बहुत लेट आता है, जिससे किसान मजबूर होकर बाज़ार से बीज खरीदता है। वर्तमान सरकार ये व्यवस्था में लगी है कि किसान के पास बीज समय से उपलब्ध हो, उच्च कोटि का बीज हो, जिससे किसान की उपज बढ़े और किसान को कम से कम इनपुट कॉस्ट आए। जी सर, आपने बिल्कुल सही बताया कि किसानों को अगर बीज चाहिए तो उसको आसपास में एक स्टोरेज हो जहां से वो खरीद सकता है, आसानी से खरीद सकता है। क्या इस स्टोरेज के लिए सरकार कुछ फंडिंग कर रही है? क्या इसके लिए कुछ योजना है? सरकार करीब 530 ग्राम पंचायत लेवल पे स्टोरेज बनाने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए फंड दे चुकी है, जिसमें 60 लाख रुपए हर ग्राम पंचायत को दिया जा रहा है या किसी एफपीओ या सोसाइटी के माध्यम से। सरकार का ये मत है कि अगर स्टोरेज सीड का वहीं पे गांवों में होगा तो उसकी उपलब्धता रहेगी और किसानों को आसानी से वो बीज उपलब्ध होगा। सरकार प्राइवेट स्टोरेज को भी 1.5 करोड़ तक का जो है वो एक रियायत देती है, जिससे कि लोकल लेवल पे भी सीड स्टोरेज का प्राइवेट इंडस्ट्री को लाभ मिले और वो लाभ फिर वो किसानों को पहुँचे। क्वालिटी पूर्ण जो सीड्स कहीं कंपनी से खरीदते हैं लेकिन उनको कहीं पर ठगा हुआ महसूस होता है, या लगता है कि उसके क्वालिटी जिस लेवल पर बता करके दिया गया है उस लेवल पर नहीं आता है। एक तरह से धोखा हम उसको कह सकते हैं अगर हम किसानों की भाषा में कहें तो सर इसको किस रूप में मंत्रालय देखती है और क्या इसके लिए क्या रोकने के लिए भी कुछ प्रयास किया जा रहा है? देखिए, सरकार पूरी तरह कोशिश में है और नया एक सीड बिल ला रही है, जिसमें जो कि पुराना सीड एक्ट है 1966 का है और नया सीड बिल लाने के और सीड बिल से ये कोशिश करेगी कि किसानों को उच्च कोटि का जो है बीज मिले और जिससे उत्पादन हो। अभी हमने एक प्रोग्राम ट्रेसिबिलिटी का स्टार्ट किया है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की तरफ से आईटी की मदद से हम किसान के खेत में जो बीज पैदा हो रहा है और किसान का जो पैकेट उसको डिलीवर हो रहा है, उस सारी चेन को हम कंप्यूटर में समाहित करेंगे, उस पर एक बार कोड इशू करेंगे और इसके इशू होने से जो है किसान को मालूम होगा और सरकार को भी मालूम होगा कि ये बीज कहाँ से आया और ये कहाँ पे बिक रहा है। उससे दो फायदे होंगे कि जो नकली बीज या नॉन स्टैंडर्ड बीज जो है मार्केट में बिक रहा है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि बारकोड से ये पता किया जा सकता है कि ये बीज कहाँ पैदा हुआ, कहाँ सर्टिफाइड हुआ, कहाँ लैब में टेस्ट हुआ, कहाँ प्रोसेस हुआ और किस कंपनी के द्वारा कहाँ बेचा गया। जब ये सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में आ जाएंगी तो उससे जितना भी ये स्पूरियस बीज बिकता है मार्केट में वो बंद हो जाएगा। दूसरा, हमने एक अभी कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ को एक स्टैंडर्ड बना रहे हैं, बीज के स्वास्थ्य का एक स्टैंडर्ड हम नए बिल में ला रहे हैं। अगर ये स्वास्थ्य के स्टैंडर्ड का है कि पहले सिर्फ 2 चीज़ों में टेस्ट होता था, एक सीड का जर्मिनेशन कितना है, कितना अंकुरित होता है, दूसरा पार्ट हमारा था कि वो कितना प्योर है, उसका जेनेटिक प्योरिटी कितनी है। इसके साथ अब हम ये पैरामीटर हेल्थ भी ला रहे हैं कि उसमें कितना उस बीज का स्वास्थ्य क्या है, उसके लिए हम नई गाइडलाइन इशू करेंगे और जब ये आ जाएगा तो किसान को एक अच्छे जर्मिनेशन का स्वस्थ और जेनेटिक प्योर बीज मिलेगा। डेफिनेटली इसके आने से किसान को लाभ मिलेगा, उसकी पैदावार बढ़ेगी। सर, अगर हम इसको रोकने के लिए मॉनिटरिंग की अगर हम बात करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, हमारे देश में सर जितने भी जिला
कृषि अधिकारी भी हैं, ब्लॉक लेवल है, वहाँ पर भी एग्रीकल्चर ऑफिसर है। क्या सर उनको जिम्मेदारी तय नहीं किया जा सकता है कि हाँ अगर कहीं पर भी कुछ भी गलत हुआ, किसानों के साथ धोखा हुआ, तो ये वहाँ पर इनकी जिम्मेदारी तय होगी, ऐसा कुछ हो सकता है क्या सर? सीड एक्ट में प्राविधान है, अगर कोई सीड कंपनी प्रॉपर जर्मिनेशन जिसमें नहीं होगा, कोई जेनेटिक प्योर नहीं होगा या और कोई कारण होगा जिससे किसानों को नुकसान होगा, तो सीड एक्ट की धाराओं के हिसाब से उसके सीड कंपनी के खिलाफ मुकदमा कायम किया जा सकता है और उसकी जो जिम्मेदारी है उससे वो सीड कंपनी पीछे नहीं हट सकती। क्योंकि कृषि एक राज्य का विषय है, इसलिए सारी एजेंसी जो मॉनिटर करती हैं, जो टेस्ट कराती हैं, वो सब राज्य सरकार की एजेंसीज हैं और राज्य सरकार के इंस्पेक्टर ही वो सीड का सैंपल लेते हैं और लैब में टेस्ट कराते हैं और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। भारत सरकार जो है एक रेफरल लैब जो है कोर्ट की जो सीड भेजा जाता है उसके लिए बनारस में एक लैब बनाई हुई है और इसकी एक यूनिफॉर्म वो आए जिससे कि सबकी सीड टेस्टिंग की बराबर आए। तो 5% सैंपल टेस्ट किया हुआ जो इन लैबों का है, जो 132 स्टेट की नोटिफाइड लैब हैं, उनका 5% सैंपल बीज का बनारस की लैब में जाता है जो भारत सरकार की लैब है और उसमें जो भी कमी अगर दिखती है तो राज्य सरकारों को लिखा जाता है कि इसके सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। इससे दो फायदे हैं, एक तो सीड की टेक्नोलॉजी यूनिफॉर्म एक तरह के टेस्ट होता है और कहीं पे भी फ्लक्चुएट होता है तो हम उसको दुरुस्त करने में देर नहीं लगाते और राज्य सरकार के साथ मिलके उसको दुरुस्त करते हैं। जहाँ तक नए बिल का सवाल है, नए बिल में हम कई धाराएं ऐसी ला रहे हैं जिसमें कि सीड कंपनियों को जो पहले दंड मिलता था उसको दंड को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और जिससे कि सीड कंपनी इस बात को बाउंड होंगी कि वो अच्छी क्वालिटी का सीड दें जिससे किसानों को लाभ मिले। किसान अपना सीड से खुद रख लेता था, जो अपना उपज करता था उसी से रिलेटेड थोड़ा सा अच्छे उसमें से क्वालिटी पूर्ण सेलेक्ट कर करके बीज को रखता था। अब सर कंप्लीटली वो देखते हैं कि डिपेंड हो जा रहा है ये जो भी कंपनी सीड्स प्रोवाइड कराती है उसके ऊपर में। तो क्या सर कुछ इस तरह से भी है क्या कि जो सीड्स अभी अवेलेबल है मार्केट में उसको किसान भी अपना उसको सेव कर सकता है, अपने लिए वो रख सकता है सीड्स बीज अगले फसल के लिए? हमने अपनी जो सीड डिवीज़न की स्कीम है उसमें एक प्रावधान किया हुआ है कि फाउंडेशन सीड से सर्टिफाइड सीड को हम किसानों के माध्यम से उगाएंगे और किसानों को जो बीज देंगे उसमें 50% सब्सिडी जो है सीरियल्स पे और पल्सेस पे देंगे और ऑयल सीड पे 60% सब्सिडी देंगे। इस सब्सिडी से किसान को एक सस्ता फाउंडेशन सीड मिलेगा और उस सीड से वो एक सर्टिफाइड सीड बना सकता है। उसके सर्टिफिकेशन के लिए भी जो पैसा खर्च होगा करीब 600 रुपये के आसपास पे हम वो भी देते हैं कि जिससे वो सर्टिफिकेशन का खर्चा भी बियर कर सके। इस बीज को वो बाकी किसानों को भी दे सकता है कि एज ए किसी माध्यम से वो बेच भी सकता है और इससे क्या है उन्नत सीड जो है वो किसानों के मध्य ही पैदा होकर किसानों में बढ़ सकता है। दूसरी चीज़ हम क्या कर रहे हैं, अभी जो किसान 30 से 40% सीड अपना इस्तेमाल करता है, लेकिन जो ब्रीडर सीड स्टेट गवर्नमेंट को हम यहाँ दे रहे हैं तो बड़े सस्ते दामों में दे रहे हैं। उस ब्रीडर सीड से जो सर्टिफाइड सीड बनता है वो सीड फार्मर को मिलता है जो एक बड़े ही सस्ते भाव में मिलता है। हाइब्रिड सीड में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि उसको हर बार नया बीज लेना पड़ता है लेकिन उसका उत्पादन नहीं होता। लेकिन अभी भी 70 से 80% जो बीड है वो नॉन हाइब्रिड सीड है, वो ऐसा सीड है जिसको किसान रोक सकता है, रख सकता है और उसको दूसरे साल बो सकता है। हाइब्रिड सीड में ये नहीं कर सकता। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हाइब्रिड सीड को भी हम ICAR या नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के माध्यम से बांटें जिससे किसान को एक सस्ते दर पे हम जो है बीज को प्रदान कर सकें। हम जैसे देखते हैं कि सीड एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर सर क्या स्थिति है भारत के सीड एक्सपोर्ट्स के लेकर के? हम करीब जो है 150 से 200 करोड़ का सीड एक्सपोर्ट करते हैं और हम सीरियल्स में, पल्सेस में, ऑयल सीड में बहुत समर्थ हैं इस बात के लिए कि हम सीड लार्ज स्केल पे एक्सपोर्ट कर सकें। लेकिन अभी सीड कंपनियां
बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, जिसकी वजह से अभी खाली इंटरनेशनल मार्केट का 2% ही एक्सपोर्ट है। इस एक्सपोर्ट को हम 10% तक बढ़ाना चाहते हैं। किस तरह से हम सीड का एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे और सरकार कहाँ कहाँ माध्यम बना सकती है या नियमों को सरल कर सकती है जिससे अधिक से अधिक सीड एक्सपोर्ट हो और कम से कम सीड इंपोर्ट हो और किसानों जो भारत सरकार का जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको रोका जा सके और भारत जो है आत्मनिर्भर बन सके। तो ये था हमारा आज का विज्ञान और किसान। इसी के साथ ही वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब समय हो गया है कृषि स्टार्टअप का। कृषि स्टार्टअप में हर बार हम आप तक उन किसानों की कहानी पहुंचाते हैं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में बेहतर किया है, कुछ नया किया है और कामयाबी हासिल की है। ये वो किसान हैं जिन्होंने अपनी हिम्मत, लगन, मेहनत से असंभव को संभव कर दिखाया है। तो चलिए दिखाते हैं आज भी ऐसे ही किसान की कहानी। भारत में खेती को अलग अलग महानायकों ने अपनी मेहनत से सींचा। कृषि के भविष्य को नई दिशा देने में इन महानायकों की फहरिस्त लंबी है। उसी फहरिस्त में एक नाम है मनमोहन अत्तावर का। जी हां, मनमोहन अत्तावर, जिन्होंने अपने उद्यम से खेती की दिशा ही बदल डाली। जैसे किसी मजबूत घर की बुनियाद उसकी गहरी और मजबूत नींव होती है, वैसे ही अच्छी और कमाऊ खेती की बुनियाद अच्छे बीज से होती है। ये बात आज हर दूसरे किसान के साथ साथ सामान्य इंसान के बड़े तबके को समझ में आती है। लेकिन जरा सोचिए, आज से 6 दशक पहले अगर कोई ऐसा सोच रहा था तो उसकी सोच कितनी मौलिक थी। खेती और किसानी के लिए अपने बूते नया रास्ता बताने वाले ऐसे ही महानायकों में शुमार हैं पद्मश्री मनमोहन अत्तावर। 90 के दशक में कर्नाटक सहित दक्षिण भारत के बड़े हिस्से को पारंपरिक खेती से बाहर लाने वाले जिन 2-4 नायकों को देश जानता है, उनमें मनमोहन फूल सब्जियों के साथ औषधीय पौधे, जड़ी बूटियां हैं जो किसान को सीधे बड़े फायदे की तरफ ले जाती हैं। सामान्य खेती के मॉडल से जुड़ा हुआ यह अपनी तरह का नया मॉडल है।
थोड़ी जमीन पर बड़े फायदे का ये मॉडल आज किसानों का सबसे पसंदीदा फील्ड बना हुआ है। भविष्य में खेती हाइब्रिड बीज की बूते बड़ी बनेगी, इसकी कल्पना 60 के दशक में मनमोहन अत्तावर ने की। तब मनमोहन युवा थे और उनके दिलो दिमाग में बस एक ही धुन थी कि कुछ अलग करना है, खेती को जीने की जरूरत से बहुत आगे ले जाना है। मनमोहन अत्तावर का जन्म कर्नाटक के कारकल में हुआ था। बचपन से ही बड़े बदलाव का सपना देखने वाले मनमोहन अत्तावर ने अपने ही गांव के किसानों को परंपरागत खेती के दुष्चक्र में जूझते देखा। कड़ी मेहनत के बाद किसान के हाथ जो आता वो इतना कम होता कि पेट और परिवार को चलाना भी मुश्किल हो जाता। ये बात मनमोहन अत्तावर को सालती और यहीं से शुरू हुआ मनमोहन अत्तावर के बदलाव का सफर। मनमोहन अत्तावर ने अपनी मास्टर डिग्री उद्यान विज्ञान में ही की है। अमेरिका से लौटने के बाद अत्तावर ने वो कर दिखाया जिसने कर्नाटक और दक्षिण भारत के बड़े हिस्से में किसानों की किस्मत बदल दी। लेकिन अत्तावर का काम, उनका योगदान सिर्फ हॉर्टिकल्चर में नहीं, बल्कि मनमोहन एक अच्छे प्लांट ब्रीडर के तौर पर भी जाने जाते हैं। अत्तावर ने किसानों की जरूरत को जमीन पर उतारा और बीज में बड़े बदलाव के लिए रिसर्च करने लगे। ऐसा बदलाव जिसमें बीज और पौधों को ये ताकत दे कि वो विपरीत हालात में भी अच्छी पैदावार दे सकें। उस वक्त अमेरिका में कॉलबॉल नाम के कृषि वैज्ञानिक बीज को लेकर रिसर्च कर रहे थे। अत्तावर भी उनकी टीम में शामिल हो गए। आज उन्नत बीज की ऐसी किस्में बाजार में मौजूद हैं जो पैदावार में 3 से 4 गुना तक बढ़ोतरी कर सकती हैं। लेकिन तब इस हालात तक पहुंचने और पहुंचाने के लिए मनमोहन अत्तावर जैसे नायकों ने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। मनमोहन अत्तावर ने बेंगलोर में अपने सपनों का ग्रीन हाउस बनाया। ऐसा ग्रीन हाउस जिसमें न सिर्फ उन्नत बीजों पर लंबी रिसर्च के साथ पैदावार शुरू की गई, बल्कि अलग अलग किस्म के पौधों की खोज के साथ एक अलग तरह की खेती को खेतों तक लाने की तैयारी भी शुरू हुई। लोग जुड़ते गए और कारवां बनता चला गया। एक छोटे से ग्रीन हाउस से शुरू हुई बीज क्रांति रंग लाने लगी। देखते ही देखते टमाटर, कैप्सिकम, बंद गोभी के अलावा कई अनाजों के भी उन्नत हाइब्रिड बीज तैयार होने लगे और इसे कर्नाटक के बड़े हिस्से में ट्रायल के लिए किसानों के पास पहुंचाया जाने लगा। नतीजा चौंकाने वाला था। देखते देखते धान बाजरा उगाने वाले किसानों ने अपने खेतों पर टमाटर की पैदावार शुरू कर दी। किसानों के खेत लहलहाने लगे। घाटे की खेती फायदे के सौदे में बदल गई। मनमोहन अत्तावर के काम को न सिर्फ किसानों से बल्कि सरकार से भी सराहना मिली। 1998 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री जैसे पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अलावा भी मनमोहन अत्तावर को कई सम्मान मिले, जिसमें डॉक्टर M.H. मरीगौड़ा नेशनल अवार्ड, एपीडा अवार्ड, गोल्डन जुबली इंटरनेशनल अवार्ड, ISF अवार्ड, राज्योत्सव प्रशस्ति अवार्ड शामिल है। अपने करियर के दौरान मनमोहन अत्तावर कई सरकारी और गैर सरकारी पदों पर विराजमान रहे। डॉक्टर अत्तावर की आंखों में आज भी सपने पलते हैं। सपने देश के लिए, सपने देश के किसानों के लिए, उनकी प्रगति और खुशहाली के लिए। सपने तो हर कोई देख सकता है, लेकिन पूरा वो कर पाता है जो इसकी कीमत चुकाता है। और मनमोहन अत्तावर ने इन सपनों को कीमत चुकाकर पूरा किया है। इसीलिए कामयाबी की इस कहानी में इनकी महानायकी छिपी है। तो ये था हमारा आज का कृषि स्टार्टअप। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कृषि दर्शन में दिखाएंगे फार्मिंग इंडिया। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे कृषि दर्शन। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों,
जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब समय हो गया है फार्मिंग इंडिया का। फार्मिंग इंडिया में हर बार हम आपको खेती किसानी से संबंधित ऐसी जानकारियां देते हैं जो कि ना सिर्फ वैज्ञानिक तरीके से हमारे किसान अपना सकते हैं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी ले सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि इन जानकारियों को सही समय पर किसानों तक पहुंचाया जाए। तो आइए देखते हैं आज क्या खास है आपके लिए फार्मिंग इंडिया में। आत्मनिर्भर भारत अभियान की अगर हम बात करते हैं तो देश में जब लॉकडाउन घोषित किया गया था उसके तीसरे फेज में यानी मई माह में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए 20 लाख करोड़ की व्यवस्था की थी और ये जो पैकेज दिया था इसमें कई सारे क्षेत्रों को मदद पहुंचाने की बात थी, जिसमें कृषि भी एक प्रमुख रूप से रखा गया था। ऑपरेशन ग्रीन्स खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ओर से संचालित हो रहा है। इसका जिक्र सबसे पहले 2018-19 के बजट में किया गया था और इसका उद्देश्य था टॉप फसलों यानी आलू, प्याज और टमाटर की आपूर्ति में स्थिरता लाना। आपूर्ति में स्थिरता तभी आ पाएगी जब अधिक पैदावार वाले इलाकों से कम पैदावार वाली जगहों तक इन्हें पहुंचाने की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो। और अगर आपूर्ति में स्थिरता का फायदा किसानों तक पहुंचाना है तो आपूर्ति, भंडारण और प्रसंस्करण से किसानों को भी जोड़ना होगा। बहरहाल अब ये योजना सिर्फ आलू, प्याज और टमाटर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि तमाम तरह के फल और सब्जियां भी इसमें शामिल होंगी। यानी अब ये योजना सभी बागवानी फसलों का उद्धार कर सकेगी। इस योजना के तहत सरप्लस वाले इलाकों से कम उपज वाले इलाकों में स्थित बाजारों तक यातायात में 50% की सब्सिडी का प्रावधान है। इसके अलावा भंडारण पर भी 50% सब्सिडी दी जाएगी। फिलहाल इसे अगले 6 महीने के लिए प्रयोग के तौर पर लॉन्च किया गया है। बाद में इसका विस्तार किए जाने की भी संभावना है। यातायात पर सब्सिडी मिलने के बाद किसान दूर दराज के ऐसे बाजारों तक अपनी फसल पहुंचा सकेंगे जहां बेहतर भाव मिल रहा हो। इसी तरह भंडारण पर सब्सिडी से किसानों को फसल कुछ दिनों तक रोक कर रखने में सुविधा होगी और उनकी फसल खराब होने से भी बच जाएगी। ऑपरेशन ग्रीन्स का एक फायदा उपभोक्ताओं को भी होगा, उन्हें फसल किफायती दरों पर उपलब्ध होगी। टॉप से टोटल के लिए आत्मनिर्भर अभियान के तहत 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। टॉप्स एक जो हमारी फसलें हैं या एग्रीकल्चर ग्रीन के नाम से पहले ही घोषणा की गई थी एक योजना की, उसमें भी 500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया, जिसमें टमाटर, प्याज और आलू ये जो फसलें हैं इनके लिए स्टोरेज की सुविधा, इनको लगाने के लिए और भी जो खर्चे होते हैं उनकी सुविधा दी गई थी और 50% अनुदान की व्यवस्था की गई थी। तो ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आपके कोई सुझाव है, आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshan@gmail.com। तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं आप जरूर उनका लाभ लेंगे। इसी के साथ ही फिलहाल दीजिए इजाजत। कृषि दर्शन के नए अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।